हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 17 से। तो चलिए, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो हमसे क्या बोल रहा है कि हमसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि फाइंड द चलिए एक बार कलर ले लेता हूँ। चलिए, फाइंड द 20 टर्म, यानी हमको 20 वाली टर्म को फाइंड करना है फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। यानी हमको फाइंड द 20 टर्म मीन्स हमको 20 वाली टर्म को फाइंड करना है। अब देखो 20 वाली टर्म को फाइंड करना है तो अगर मान लीजिए किसी एपी की कोई टर्म्स फाइंड करने के लिए बोला जाता है, जैसे कोई एपी दे रखी है और बोल दिया हमें कि इसकी 15 टर्म को फाइंड करिए, 16 टर्म को फाइंड करिए। जब हमें उन टर्म्स को फाइंड करना होता है तो उसके लिए हम सीधा an का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर भी अगर मेरे को 20 वाली टर्म को फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है तो मुझे यही फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले का यूज़ नहीं करूँगा। अब इसका क्या रीज़न है? तो इसका ये रीज़न है, मैं आपको ऐसे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कब हम किसी टर्म को फाइंड करने के लिए an का फॉर्मूला लगाए और कब नहीं लगाए। तो देखो, जो तुम्हारे पास ये एपी है, ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर फाइंड द 20 टर्म को फाइंड करने के लिए बोला, लेकिन वो 20 टर्म कहाँ से? फ्रॉम द लास्ट टर्म। यानी जब क्वेश्चन के अंदर ये वर्ड आ जाता है कि फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, तब आपको इस वाली एपी की 20 वाली टर्म को फाइंड करने के लिए an का फार्मूला यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? तो इसके लिए सिंपल फार्मूला जिसको आपको याद रखना है कि 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म से जो इसकी 20 वाली टर्म होगी वो क्या होगी? तो इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है, l माइनस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। क्या फॉर्मूला याद रखोगे? l माइनस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ये वाला फार्मूला कब यूज़ करना है? जब आपसे ये बोला जाता है कि कोई भी टर्म जो है वो लास्ट से फाइंड करिए, तब आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन अगर सिंपल सा ये लिखा हुआ है कि फाइंड द 20 टर्म, तब आप लोगों को सीधा an का फार्मूला यूज़ करना है। तो चलिए अब इस फार्मूले के अंदर अपन अपनी वैल्यू पुट करते हैं। l का मतलब होता है लास्ट टर्म ऑफ द एपी। जो आपको एपी दे रखी है इसके अंदर लास्ट में कितना गिवन है? 253, तो हम l की प्लेस पर लिखेंगे 253। फिर माइनस n का मतलब नंबर ऑफ द टर्म, इसने कौन सी टर्म को फाइंड करने के लिए बोला? 20 वाली, तो 20 माइनस 1 इंटू डी। तो डी हम फाइंड कर लेते हैं। डी को कैसे फाइंड किया जाता है? डी का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। तो a2 कितना है? तो a2 मेरा 8 है, माइनस a1 3, 8 में से 3 माइनस करोगे 5, तो डी हमारा 5 हो गया। चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं। 253 को फिलहाल के लिए एज इट इज लिखता हूँ, फिर माइनस 20 माइनस 1 को हम क्या लिख देंगे? 19, और ये 5 इसके मल्टीप्लाई में। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 253 माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई में, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 19 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 95। अब हमें क्या करना है? इसमें से 95 को क्या करना है? माइनस करना है। तो जब हम 95 को इसमें से माइनस करेंगे तो 95 को माइनस करने पर हमको कितना मिलेगा? तो 158। यानी हम ये बोलेंगे कि इसकी जो 20 वाली टर्म है फ्रॉम द लास्ट टर्म से, वो कितना होगी? 158 होगी। तो 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इज 158। तो यहाँ पर 158 इसकी जो है लास्ट से 20 वाली टर्म हो जाएगी। चलिए इसी तरीके से हम अपने सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? तो देखिए, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ द एपी इज 24। ये यहाँ पर क्वेश्चन जो है 4th and 8th टर्म के सम की बात कर रहा है, तो हम भी क्या करेंगे? इसकी 4th और इसकी 8th टर्म का क्या करेंगे? सम करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है मैं वैसा ही राइट कर रहा हूँ। तो इसने बोला कि सम ऑफ द 4th and 8th टर्म, ये क्वेश्चन इसके 4th और 8th टर्म के सम की बात कर रहा है, तो मैंने भी इसका सम किया। अब सम कितना है? 24, तो इक्वल टू लिख देंगे 24। फिर इसने बोला सम ऑफ 6th and 10th टर्म, अब इसके बाद में 6th और 10th टर्म के सम की बात कर रहा है, तो 6th और 10th टर्म को हम प्लस करेंगे। अब इसने बोला इसका सम कितना है? तो इज 44, तो इक्वल टू लिख देंगे 44। अब इसने बोला फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी। हमें एपी की फर्स्ट 3 टर्म को फाइंड करना है। एपी की फर्स्ट 3 टर्म कौन सी होती है? a1, a2 और a3। इसका मतलब क्वेश्चन हमें a1, a2 एंड a3 इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए इसको फाइंड करने से पहले देखो, इस तरीके से वैल्यू गिवन है और मैंने आपको सिखाया है जब भी इस तरीके से वैल्यू आती है तो आप उसको इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करें। तो यहाँ a4 लिखा हुआ है, a4 को हम क्या लिखेंगे? a प्लस 3d, फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस, a8 है तो इसको लिखेंगे a प्लस 7d, फिर इक्वल्स टू 24।
4। इसी तरीके से ए 6 हैं। अब देखो थोड़ा सा इसको और आगे सॉल्व कर लेता हूँ। ये भी ए, ये भी ए, और दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो ए और ए 2a हो जाएगा। फिर प्लस ये डी और ये डी, ये 3d और ये 7d दोनों ही प्लस के ऐड हो जाएंगे। 10d इज इक्वल्स टू 24। चलो, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब देखो मैं देख रहा हूँ कि इस इक्वेशन की हर एक टर्म 1, 2 और 3 तीनों ही टर्म 2 से डिवाइड हो रही है, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमारी इक्वेशन थोड़ा इजी फॉर्म में हो जाएगी। तो इसको 2 से डिवाइड करने पर ये आएगा, इसको 2 से डिवाइड किया तो 5d, और इसको 2 से डिवाइड किया तो 12। हमारी ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से सेकेंड को भी इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करते हैं। A6 तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब सेकंड को भी देखिए, इसको भी इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करना कैसे करेंगे। A6 लिखा हुआ तो इसको लिखेंगे a प्लस 5d, फिर इसके बाद प्लस है तो प्लस, फिर A10 है तो इसको हम क्या लिखेंगे a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। अब देखो यहाँ पर a और ये भी a हैं, तो दोनों प्लस के ऐड हो जाएंगे 2a। इसी तरीके से 5d और 9d कितना हो जाएगा 14d इज इक्वल टू 44। अब मैं इस इक्वेशन को भी सिंपल फॉर्म में चेंज करूँ तो सबको 2 से डिवाइड करूँगा, क्योंकि सारी की सारी टर्म 2 से डिवाइड हो रही है। 2 से डिवाइड किया तो ये, 2 से डिवाइड किया तो 7d, और 2 से डिवाइड किया तो 22। ये हमारी हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वेशन को लेंगे। चलिए मैं दोनों इक्वेशन को ले लेता हूँ और ले करके उसको बाई एलिमिनेशन मेथड क्या कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा। बाई एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें इनमें जो दो वेरिएबल है ए और डी, इन दोनों की दोनों में से किसी एक वेरिएबल को यहाँ से क्या करना है, एलिमिनेट करना है। उसके लिए इन दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम बनाने होंगे। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ए का कोफिशिएंट 1 या ए का कोफिशिएंट 1 सेम है, तो ये ए से एलिमिनेट हो सकता है, लेकिन अभी एलिमिनेट नहीं हो रहा है क्योंकि इनके साइन सेम है। तो इसीलिए यहाँ हम क्या वर्ड लिखते हैं, सब्ट्रैक्शन। आपको याद है, सारा बता रखा है। तो अब हम इसके नीचे वाली इक्वेशन के सारे साइन चेंज कर देंगे। ऐसा करते ए से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 5d माइनस 7d, 5d में से 7d, अब ये माइनस का 7d है, अब ये प्लस साइन काउंट नहीं होगा, तो यहाँ माइनस करने पर आएगा 2d। 7 में एक प्लस में एक माइनस में सब्ट्रैक्शन होगा। 7d में से 5d गया 2d। अब इन दोनों में ये नंबर बढ़ा, ये माइनस में तो ये भी माइनस है। अब यहाँ पर भी ये नंबर और ये भी नंबर, ये प्लस में और ये माइनस में सब्ट्रैक्शन होगा क्योंकि ये माइनस का है। तो अब देखो यहाँ पे 22 में से 12 गया तो 10। अब इन दोनों में ये नंबर बढ़ा, ये माइनस का है, तो ये 10 किसका होगा, माइनस का। अब देखो इक्वल के दोनों साइड सिंगल सिंगल वैल्यू है, दोनों के आगे माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 2d इज इक्वल टू 10, तो d इज इक्वल टू आ जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाएगा, तो d इज इक्वल टू आ जाएगा 5। चलो हमने d फाइंड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास d की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट या इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करके हम किसको फाइंड करेंगे, a को फाइंड करेंगे। चलिए मैं इतना सा इरेज कर लेता हूँ। तो देखिए हमारे पास जो d की वैल्यू आई है उसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। अब देखो d की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 5, तो 5d है, मतलब 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12। अब देखो a प्लस 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 12। अब देखो a की वैल्यू के लिए हम 25 को उधर ट्रांसफर करेंगे, तो 25 उधर जाएगा, 25 माइनस का हो जाएगा। अब a इज इक्वल टू, देखिए एक नंबर ये भी नंबर, एक प्लस में एक माइनस में सब्ट्रैक्शन होगा। 25 में से 12 जाएगा तो बचेगा 13। अब देखो इन दोनों में ये नंबर बड़ा है और ये माइनस में, तो 13 किस में आएगा, माइनस में। ये लीजिए हमने a और d दोनों फाइंड कर लिए हैं। अब हमको क्या बोला था क्वेश्चन है कि राइट फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP। हमको AP की फर्स्ट 3 टर्म को फाइंड करना। फर्स्ट 3 टर्म होती कौन सी है, A1 होती है, A2 होती है और A3 होती है। A1 यानी ये कोई हम A1 बोलते हैं, तो A1 तो चलो आ ही गई। फिर A2 को फाइंड करना हो तो इसके लिए फॉर्मूला होता है A प्लस 1D, A प्लस 1D। A3 फाइंड करना, तो इसके लिए फॉर्मूला बनता है A प्लस 2D। ये आपको याद रखना, मैंने इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करने के टाइम ये सारा बता रखा है। तो देखो A2 इज इक्वल टू A की प्लेस पर A की वैल्यू -13, D की प्लेस पर D की वैल्यू प्लस का 5। एक नंबर माइनस में एक नंबर प्लस में सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन से 8 आएगा। अब इन दोनों में ये नंबर बढ़ा, ये माइनस में तो ये भी माइनस में, तो A2 की वैल्यू आ गई। फिर इसके बाद में A3 को फाइंड करना है, तो A3 इज इक्वल टू फॉर्मूला हमने क्या लिखा, A प्लस 2D। A की प्लेस पर A की वैल्यू लिखेंगे -13, 2D मतलब 2 इंटू 5
अब इसको सॉल्व करते हैं। A3 इज इक्व टू -13, ये दोनों मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई होगा प्लस का 10। अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन करने से 3 आएगा, वो 3 किसका आएगा, माइनस का। तो ये लीजिए मैंने इसकी राइट फर्स्ट 3 टर्म बोला था, तो हमने इसकी फर्स्ट 3 टर्म को क्या कर लिया है, फाइंड कर लिया है। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, सुब्बा राव स्टार्टेड द वर्क इन द 1995। सुब्बा राव ने अपना वर्क कहाँ स्टार्ट किया, 1995 में, एट एनुअल सैलरी, किस सैलरी पर, रुपीज़, ये रुपीज़ लिखा हुआ है, रुपीज़ 5000। यानी किसी सुब्बा राव ने स्टार्टेड अ वर्क, सुब्बा राव ने वर्क स्टार्ट किया है 1995 में, किस सैलरी पर, एनुअल सैलरी रुपीज़ 5000 पर, एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज़ 200 ईच ईयर। उसको हर एक साल के बाद में 200 रुपीज़ का क्या मिल रहा है, इंक्रीमेंट मिल रहा है। जैसे 1995 में उसने 5000 की सैलरी पर का काम स्टार्ट किया, अब उसको क्या कर रहा है, हर साल 200 रुपीज़ का इंक्रीमेंट मिल रहा है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच रुपीज़ 7000। कितने साल के बाद जो है उसकी सैलरी जो है ये 7000 हो जाएगी, ये हम लोगों को फाइंड करना है। यानी सुब्बा राव ने 1995 में उसकी जो सैलरी है, 1995 में उसकी जो एनुअल सैलरी है, हम लिखेंगे एनुअल सैलरी ऑफ सुब्बा राव इन 1995 इज इक्वल टू रुपीज़ 5000। अभी 1995 में उसकी सैलरी कितनी है, 5000। अब हर एक साल के बाद में उसको 200 रुपीज़ का हर साल एक साल के बाद में उसको 200 रुपीज़ का इंक्रीमेंट मिल रहा है। तो अपने को भी पता है कि जब इंक्रीमेंट हो रहा है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। तो ये कौन से ईयर में होगी वो हम लोगों को फाइंड करना है। तो चलो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम एक AP बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो देखो, जैसे लेट सपोज सबसे फर्स्ट, इसको लिखने के लिए मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ कि सबसे फर्स्ट जो मंथ में उसकी सैलरी है वो 5000 है। सबसे फर्स्ट मंथ में उसकी सैलरी 5000, अभी उसकी सैलरी 5000 है। अब क्या हो रहा है, 200 का इंक्रीमेंट, मतलब अगले साल उसकी सैलरी क्या हो जाएगी, 5200। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगी, 5400। तो हम ये कह सकते हैं ऐसे ऐसे करके एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7000 हो जाएगी। तो मैंने 7000 को कहाँ लिख दिया, पीछे, बीच वाले मैंने सैलरीज को नहीं लिखा, क्योंकि मुझे पता है ऐसे ही होगा एक टाइम। जैसे अभी फिलहाल 1995 में 5000 सैलरी है, फिर एक साल बाद में ये हो जाएगी, फिर एक साल बाद में ये हो जाएगी, ऐसे ऐसे करके मैंने बीच में डैश डैश करके पीछे लिख दिया कि एक टाइम ऐसा आएगा उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7000 रुपये हो जाएगी। तो मैंने इस क्वेश्चन के लैंग्वेज से स्टेटमेंट को इस तरीके से लिखा। जब मैंने इसको इस तरीके से लिखा तो हमको यहाँ पर शो हो रहा है कि ये एक AP है, क्योंकि देखो सबके बीच में डिफरेंट जो है वो सेम होगा, क्योंकि हर साल उसकी सेम जो सैलरी है वो इंक्रीज हो रही है, तो ये एक AP होगी। अब देखो इस AP के अंदर लास्ट में कोई टर्म गिवन है, और मैंने आपसे बोला था कि जब भी किसी AP के अंदर लास्ट में कोई वैल्यू गिवन होती है तो उस लास्ट वाली वैल्यू को हमें क्या बोलना है, AN बोलना है। तो हम क्या कर लेंगे, लास्ट में गिवन वैल्यू को क्या बोल देंगे, AN बोल देंगे। इसको AN बोलते ही फिक्स हो जाता है कि हमें AN का फॉर्मूला लगाना है। ये सारी चीज़ें बता रखी है, और AN का फॉर्मूला लगाने से पहले हमको AN और D इन तीनों वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। पहले इनको फाइंड कर लेते हैं। A का मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ द AP कितनी है, 5000। N का मतलब ये कि कितने नंबर ऑफ टाइम, मतलब ईयर के बाद में ये सैलरी ये हो जाएगी, ये हमको नहीं पता। N का मतलब क्वेश्चन के अंदर कहीं डिस्कशन नहीं हुआ है, तो N के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देते। D मतलब इनके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है, 200। चलो अब AN का फॉर्मूला लगाते हैं। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई D। अब देखो AN की प्लेस पर AN की वैल्यू लिखेंगे 7000 इज इक्वल टू A की प्लेस पर A की वैल्यू 5000, फिर प्लस N की वैल्यू हमारे पास नहीं है, N को N ही लिखेंगे, -1 इंटू D की प्लेस पर 200। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। 7000 इज इक्वल टू 5000 को एज इट इज लिख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या देख रही है, ब्रैकेट इसके मल्टीप्लाई में 200 है, तो इस 200 का पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 200 का पहले N से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200N, 200 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 200, ये 200 प्लस का और 1 माइनस का, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। 7000 इज इक्वल टू ये भी नंबर, एक प्लस में एक माइनस में सब्ट्रैक्शन होगा, इसमें से 200 माइनस होगा तो आएगा 5000 है तो 200 माइनस होगा तो 4800 प्लस का 200N। अब देखो मेरे को N की वैल्यू फाइंड करनी, तो इसके लिए हमको इसको उधर ट्रांसफ़र करना होगा, और जब ये उधर जाएगा तो देखिए इधर आके माइनस का हो जाएगा 4800 इज इक्वल टू 200N। अब देखो वही
ये प्लस में ये माइनस में सब्ट्रैक्शन होगा, जब आप इसमें से माइनस करोगे तो आएगा 2200, ठीक है। तो यहाँ पे इज इक्वल्स टू 200 है, एन की वैल्यू ले क्या होगा, मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो यहाँ पर इसके अपॉन में आ जाएगा 200। अब 200 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम डिवाइड होगा, मतलब एन की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, 11 मिल रही है। एन की वैल्यू 11 मिल रही है, मतलब 11 ईयर के बाद जो इसकी सैलरी है वो कितनी हो जाएगी, 11 ईयर के बाद इसकी जो सैलरी है वो कितनी हो जाएगी, 7000 हो जाएगी। अब वो 11 ईयर कब आएगा, चलो इसको फाइंड करना है। तो देखो 95 फर्स्ट ईयर हो गया, 96 सेकेंड, 97, 98, 99 और 100, मतलब वही 2000 आएगा। तो ये 2000 तक हमारे कितने ईयर हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 ईयर। अब उसके बाद में 5 ईयर और, क्योंकि 11 ईयर के बाद, इसका मतलब 1 2 3 4 5, 2005 के अंदर इसकी जो सैलरी है वो कितनी हो जाएगी, जो है वो 7000 हो जाएगी। आ गई बात समझ में। चलिए अब इसी तरीके से हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामकली सेव ₹5 इन फर्स्ट वीक। रामकली ने फर्स्ट वीक में कितना रुपीज़ सेव करा, ₹5। देन ये कह रहा है कि वीक ऑफ द ईयर, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई ₹1.75। वो अपना वीकली सेविंग हर बार जो है इतना इंक्रीज कर रही है। और ऐसा क्वेश्चन आया तो ये भी सेम अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसकी तरह ही होगा। इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम, in nth if nth week her weekly saving become 20.75 रुपीज़ 20.75। फाइंड एंड क्वेश्चन कह रहा है कि रामकली ने फर्स्ट वीक में कितना रुपीज़ सेव किया, 5 रुपीज़। फिर वो क्या कर रही हैं, हर वीक जो है इतना रुपीज़ इंक्रीज करके सेव कर रही है। जैसे पहले वीक जो है इन्होंने फर्स्ट वीक जो है 5 रुपीज़ सेव किए, तो दूसरे वीक क्या करेगी, 1.75 रुपीज़ इंक्रीज करके सेव करेगी। मतलब पहले 5 रुपये बचा रही थी तो अब 1.75 रुपीज़ बढ़ा के बचाएगी। जैसे यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ और ये लिखा हुआ कि 2 रुपीज़ इंक्रीज करके वो सेव करे, तो पहले 5 रुपये बचा रही है, फिर दूसरी वीक आते ही 7 रुपीज़ बचा रही है, फिर 9 रुपीज़, क्योंकि 2 रुपीज़ इंक्रीज करके बचा रही है। लेकिन यहाँ 2 रुपीज़ ना दे करके 1.75 रुपीज़ दे रखा, तो कोई बात नहीं। फर्स्ट वीक वो 5 रुपये बचा रही है, फिर अगला नेक्स्ट वीक आएगा तब इतना इंक्रीज करके बचाएगी। मतलब कितना रुपीज़ टोटल बचाएगी, 6.75। 5 रुपये तो बचा ही रही है और इतना इंक्रीज करके बचाना, मतलब 5 में इतना प्लस करके फिर बचाएगी, मतलब 6.75। फिर उसके बाद में जब भी तीसरा वीक आएगा तो और 1.75 इंक्रीज करके बढ़ाएगी, तो 6.75 में और 1.75 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा जैसे 7.50, इतना रुपीज़ इंक्रीज हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि हर बार अपनी सेविंग को क्या कर रही हैं, इंक्रीज कर रही हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो है, सॉरी यहाँ मैंने थोड़ा मिस्टेक लिख दिया था, इसको इरेज कर लेता हूँ। यहाँ पर मुझे लिखना है 8.50, ठीक है। ऐसे ऐसे करके ये कह रहा है कि इफ़ द nth वीक मतलब कोई नंबर ऑफ वीक्स है इसके, इतने वीक के बाद में क्या होगा, उसकी सेविंग जो इतनी हो जाएगी। तो अब देखो इंक्रीज हो रही है उसकी सेविंग, एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी सेविंग जो इतनी हो जाएगी, तो इसको हम कहाँ लिख देंगे, पीछे लिख देंगे। अब आप लोग समझ गए होंगे कि इस बार भी एक पीछे वैल्यू लिखी गई है, और पीछे लिखी गई वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, an बोलते हैं, ठीक है। और जब आपने इस लास्ट वाली वैल्यू को an बोल दिया, मतलब फिक्स हो जाता है कि हमें an का फॉर्मूला यूज़ करना। लेकिन इसके लिए 3 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, an और d। बात करूँ a की, तो a का मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ द AP कितना है, 5। n का मतलब नंबर ऑफ वीक, यहाँ पे नंबर ऑफ वीक यहाँ पर हमें गिवन नहीं है, n गिवन है, तो n के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। d हम फाइंड करेंगे, d कैसे फाइंड करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस कितना चल रहा है, 1.75, क्योंकि उसकी सेविंग इंक्रीज कितनी हो रही है, इतनी हो रही है। तो चलो अब हम सीधा an का फॉर्मूला लगाएंगे, a + n - 1 × d। an की प्लेस पर an की वैल्यू लिख देंगे 20.75 इज इक्वल्स टू a की प्लेस पर a की वैल्यू 5, फिर प्लस n को हम n ही लिखेंगे -1, d की प्लेस पर 1.75। अब देखो 20.75 इज इक्वल्स टू 5 को 5 लिखेंगे, फिर प्लस ये ब्रैकेट है, इसके मल्टीप्लाई में 1.75 है, तो हम 1.75 का ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले n से करेंगे तो 1.75 n, 1.75 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.75, ये प्लस में और ये माइनस में, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस।
अब देखो हम क्या करेंगे, 20.75 को फिलहाल के लिए एज इट इज़ लिख लेता हूँ इक्वल टू। अब उसके बाद में देखो ये नंबर है, ये भी नंबर है, ये प्लस में और ये माइनस में, तो हमें सब्ट्रैक्शन करना होगा। लेकिन इसके लिए मैं ये कर लेता हूँ, चलो हम कर लेते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं। 5 में से इसको कैसे माइनस करेंगे, पहले 5 को डेसिमल बना देंगे, फिर पॉइंट के नीचे 0.75 इधर और फिर इसके बाद में 1 इधर। अब देखो जो प्लेस खाली है उसकी प्लेस पे 0 लगा दो। 0 तो नहीं, ये इससे बोरो करेगा, इससे बोरो करेगा 10, 10 में से 5 गया तो 5, उसके बाद में ये 9, 9 में से 7 गया तो 2, फिर ये पॉइंट, इसने इससे बोरो किया तो 4 है, 4 में से 1 गया तो 3, तो कितना आ रहा है 3.25। लेकिन अब ये 3.25 किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि इन दोनों में ये नंबर बड़ा, ये प्लस में तो प्लस। फिर ये 1.75। अब देखना मुझे n की वैल्यू को फाइंड करना है, तो इसके लिए मुझे पहले इसको उधर ट्रांसफर करना होगा। इसको उधर ट्रांसफर कर लेता हूँ, तो 20.75 ये इधर आया तो माइनस का 3.25 हो गया, इज इक्वल्स टू 1.75 n। अब इसमें से इसको माइनस करना, तो क्या करेंगे, वही ये प्लस में एक माइनस में सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, करते हैं। 20.75 में से ही माइनस करना है, तो पॉइंट के नीचे 0.25 इधर, 3 इधर, 0, 5, 10 में से 3 गया 7 और ये 1, 17.50 इज इक्वल्स टू 1.75 n। n की वैल्यू को फाइंड करना, तो मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा, डिवाइड में 17.50 अपॉन 1.75। अब देखो इससे आप जब इसको डिवाइड करोगे तो ये इससे 10 टाइम डिवाइड होगा, मतलब n की वैल्यू आ रही है 10। मतलब 10th वीक के बाद इसकी जो सैलरी है वो इसकी जो सेविंग है वो इतना हो जाएगी। तो आफ्टर 10th वीक जो इसकी सैलरी है वो कितना हो जाएगी, 20.75। ओके, ₹20.75 इतना जो है उसकी सैलरी सेविंग जो है वो हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद में हम इसके नेक्स्ट जो एक्सरसाइज के वीडियो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।